हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 एनसीईआरटी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। हम ये देखेंगे कि एनसीईआरटी में आखिर लिखा क्या क्या है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल इट मीन्स हमारे बॉडी का कंट्रोल जो कि ब्रेन के पास है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्रेन का फोटो दिया हुआ है। ये जो ब्रेन है हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, चाहे वो हमारा याद करने की क्षमता हो, बोलने की, पढ़ने की, देखने की, दौड़ने की, खेलने की, सोचने समझने की, सब कुछ कंट्रोल होता है इस ब्रेन के द्वारा। कोऑर्डिनेशन इट मीन्स होता है कि जो हमारे ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ संपर्क बनाते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इन दिस प्रीवियस चैप्टर जो कि लाइफ प्रोसेस है, हमने देखा कि लाइफ प्रोसेस में जितने भी काम होते हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेंटेनेंस के लिए होते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि हम दिन भर सुबह से लेकर शाम तक जितना भी काम कर रहे होते हैं, उस बीच में हमारे बॉडी में जितने भी इंजरी होती है, उस इंजरी को कंप्लीट करने के लिए और हमारे बॉडी को फिर से फिट करने के लिए लाइफ प्रोसेस का मैकेनिज्म चलाया जाता है। देयर वी हैड स्टार्टेड द सम नोशन वी ऑल हैव दैट इफ़ द सी समथिंग मूविंग। वहाँ पे हमने ये देखा था कि कुछ चीज़ें अगर मूव कर रही है, कुछ चीज़ अगर मूव कर रहा है तो यानी कि वो क्या होगा, लिविंग थिंग्स होगा। बट इस चैप्टर में हम ये देख रहे हैं कि जो मूवमेंट है वह दो प्रकार की हो रही है। मूवमेंट दो प्रकार की, पहला कि एक मूवमेंट जो डायरेक्टली ग्रोथ से रिलेटेड है और एक मूवमेंट जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। जैसे इसमें बताया है कि जो मूवमेंट हो रही है, यहाँ प्लांट में एक सीड है जो जर्मिनेट हो रहा है और ग्रो कर रहा है, उसमें से सीडलिंग निकल रहे हैं और ऊपर की तरफ कुछ ही दिनों में ज़मीन से बाहर, ज़मीन को फाड़ करके बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो एक प्रकार का ग्रोथ मूवमेंट हो गया। लेकिन सारे मूवमेंट या फिर सारे ग्रोथ मूवमेंट नहीं होते हैं। उसका एग्जांपल ये भी बताया है यहाँ पे कि कुछ जैसे कैट रन कर रहा है, ये भी मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह यहाँ भी ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं, बट यहाँ पे किसी प्रकार का ग्रोथ नहीं हो रहा है। जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, वो फैलो चिविंग कट्स, ये भी एक प्रकार का ग्रोथ है, मूवमेंट है, बट ग्रोथ नहीं है। तो ये डिफरेंसेस आपको देखने होंगे। वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट विथ लाइफ? अ पॉसिबल आंसर इज दैट थिंकिंग ऑफ मूवमेंट एज रिस्पॉन्स टू ए चेंजेस इन द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि ये जो मूवमेंट है, ये बुक बताना चाहता है कि ये मूवमेंट हो क्यों रहा है। तो मूवमेंट होने का या फिर करने का सबसे पहला रीज़न है कि हम किसी का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। यानी कि अगर हम कहीं दौड़ के जा रहे हैं तो वो हमारा रिस्पॉन्स है। हमारा कहीं जाना ज़रूरी है, कहीं से मैसेज आया है, हमें कुछ करना है, खेलना है, कुछ भी करना है, तो वो एक हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स है जिस वजह से हम मूवमेंट कर पा रहे हैं या फिर मूवमेंट शो कर रहे हैं। द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन ए माउस। वही बोल रहा है कि एक कैट रन कर रहा है, रन क्यों करेगा एक बिल्ली? क्योंकि उसने कहीं पे दूर माउस देखा है और वो माउस को खाना चाहता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, रन किया। नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो थिंक द मूवमेंट ऑफ द अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज चेंज इन देयर इन्वायरमेंट इन देयर एडवांटेज। बोल रहा है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कैट दौड़ा माउस को देखकर, हमने ये भी देखा है कि जो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने फ़ायदे के लिए अपना इन्वायरमेंट चेंज करते हैं, और इन्वायरमेंट अगर वो चेंज करेंगे तो उनको मूवमेंट करना पड़ेगा। विदाउट मूवमेंट दे कैनॉट चेंज देयर इन्वायरमेंट। प्लांट ग्रो आउट इनटू द सनशाइन, प्लांट ग्रो करते हैं सनशाइन के लिए। चिल्ड्रेन ट्राई टू गेट प्लीजर एंड फन आउट ऑफ द स्विंगिंग। Buffalo chew cuds to help break into food so that able to digest it better। तो वहीं इन्वायरमेंट या फिर कोई भी अपने फ़ायदे के लिए किसी भी प्रकार का मूवमेंट कर रहा है तो वो एक प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। ये सारी बातें इस पहली पैराग्राफ में ये एनसीईआरटी ने बताया। इफ़ वी थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस, इट बिकम apparent that all this movement in the response to the environment is carefully controlled। अब ये जो भी रिस्पॉन्सेस हो रहे हैं, जो भी मूवमेंट हो रहा है, वो टोटली कंट्रोल है।
वो किसी न किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, और वो कंट्रोल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ब्रेन। वही क्या कर रहा है कि हमारे पूरे मूवमेंट को या फिर हमारे पूरे जो भी हमारा बॉडी काम कर रहा है सबको कंट्रोल ब्रेन के द्वारा किया जा रहा है। When we want to talk to our friend in a class, we whisper rather than shouting loudly. Clearly, the movement to be depends on the event that is triggered it. यहाँ बोल रहा है कि एक बच्चा क्लास में जब हो रहा होता है तो वो फुसफुसा के बात करता है, जोर से नहीं बोलता है। तो आखिर ये हुआ कैसे? ये सारे इवेंट्स जो हो रहे हैं वो किसी न किसी के द्वारा कराए जा रहे हैं। इट मीन्स ये हुआ कि हमारे सारे बॉडी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। जैसे हम क्लास में बैठे हैं तो हम अनएक्सपेक्टेड कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, यानी कि अगर बात ही करना हो तो ज़ोर से चिल्ला कर नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि टीचर अगर हमें देख लेते हैं तो हमें पनिशमेंट मिल सकता है, इसलिए हम विस्परिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को, हमारे माउथ को ये समझ में कैसे आ रहा है, कौन इसके पीछे काम कर रहा है, इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक अब हमारा आता है एनिमल नर्वस सिस्टम। एनिमल्स का नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो इन सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस सिस्टम मस्कुलर टिश्यू। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, ऊपर जितने भी एक्टिविटी मूवमेंट के बारे में दिखाया, ये सारी चीज़ें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि हमारे मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम के द्वारा कराए जाते हैं। जैसे हम लोग ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, टच ए हॉट ऑब्जेक्ट इज अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। बोल रहा है कि जैसे ही हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है? डेंजरस है। वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड इट टू। हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसको डिटेक्ट करना ज़रूरी है और डिटेक्ट करने के बाद रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। इट मीन्स अगर हम छू भी देते हैं तो जल्दी से छोड़ना ज़रूरी है। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी टच ए हॉट ऑब्जेक्ट? बोल रहा है कि क्वेश्चन है कि हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ है। All information from our environment is detected by a specialized type of some nerve cell. तो आंसर ये है कि जितने भी इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से जो हमारे द्वारा डिटेक्ट हो रहे हैं, यानी कि इन्वायरमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिटेक्ट हो रहा है, कौन डिटेक्ट करता है? नर्व सेल। नर्व सेल के टिप जहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो कुल मिला के कहना ये चाहते हैं कि हमारा बॉडी जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी, जैसे सबसे आउटर एपिथेलियल सेल है, स्किन है, स्किन के जस्ट ऊपर एक प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट जो भी कहें, प्रोटीन का बना हुआ एक रिसेप्टर होता है, और यही रिसेप्टर क्या करता है? डिटेक्ट करता है सारे मैसेजेज को जो इन्वायरमेंट में चल रहे होते हैं। तो ये बात एकदम ध्यान से देखिएगा कि ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सम नर्व सेल। These receptors are usually located in our sense organ such as inner ear, nose, tongue and so on। बोल रहा है कि जो रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये रिसेप्टर हमारे सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। सेंस ऑर्गन आप लोगों को पता होगा, 5 सेंस ऑर्गन है। स्किन जिसके ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो लाइट रिसेप्टर पाए जाते हैं। उसके अलावा नोज है, ईयर है, टोंग है, ठीक है। स्किन हुआ, नोज, ईयर, टोंग और आइज, ये हमारे सेंस ऑर्गन हैं और इनके पास रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट की सारी इन्फॉर्मेशंस को डिटेक्ट करता है। सो गैस्टेटरी रिसेप्टर, यहाँ देखिए, गैस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल। इम्पॉर्टेंट है गैस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट को। गैस्टेटरी रिसेप्टर कहाँ होता है? टंग पे जो रिसेप्टर होता है गैस्टेटरी रिसेप्टर होता है और ये किसको? टेस्ट को डिटेक्ट करता है। एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड अगेन अगर हम देखें तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल, यानी कि ये हमारे नोज में प्रेजेंट होगा ऑल्फैक्टरी
रिसेप्टर, और ये डिटेक्ट करता है स्मेल को। आगे, दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप ऑफ नर्व सेल सेट ऑफ द मैकेनिकल रिएक्शन दैट क्रिएट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इस फिगर में हम देखेंगे तो इस फिगर को पहले हम साफ कर देते हैं। एक फिगर हमें दिखेगा, एक बहुत ही प्यारा सा फिगर है जिसको हम लोग न्यूरॉन कहेंगे। न्यूरॉन, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा तो इस फिगर में स्टार लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एक एक्सॉन है, एक सेल बॉडी है और एक नर्व एंडिंग है। तो इस फिगर में अगर हम बात करें तो ये जो बाहरी निकला हुआ ये वाला पोर्शन, इसको डेंड्राइट कहते हैं या फिर डेंड्राइटिक सेल कहेंगे। इस डेंड्राइटिक सेल के लास्ट में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, यहाँ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर क्या करता है, तो ये रिसेप्टर सबसे पहले इन्वायरमेंट से मैसेजेज को रिसीव करता है। मैसेजेज को रिसीव करेगा कौन, तो हमारा रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये रिसेप्टर मैसेज को रिसीव करेगा, इस मैसेज को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल, मतलब उस मैसेज को पहले तो देगा सेल बॉडी को, सेल बॉडी को देगा। सेल बॉडी क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करेगा। यानी कि ये जो रिसेप्टर है, सबसे पहले ये जो नर्व सेल का ये रिसेप्टर है, वो सबसे पहले फिजिकल एनर्जी को लिया, डिटेक्ट किया एंड उसको भेज दिया किसको, सेल बॉडी को। सेल बॉडी ने क्या किया, उस फिजिकल एनर्जी को चेंज कर दिया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में और फिर से उसको एक्सॉन के रास्ते से आगे की ओर मूव करा दिया, आगे की ओर भेज दिया। दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, अब ये जो है वो डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी के पास जाता है एंड देन वहाँ से एक्सॉन एंड की ओर आगे बढ़ता है। At the end of axon, the electrical impulse set off the release of some chemicals. These chemicals across the gap synapse and start the similar electrical impulse on dendritic of the next neuron. देखिए कहानी होता क्या है कि हमने अभी बताया कि सबसे पहले मैसेज जो होता है उसको रिसीव कौन करता है, रिसेप्टर। रिसेप्टर से डेंड्राइट्स के पास जाता है, डेंड्राइट से वही मैसेज आगे सेल बॉडी के पास जाता है, सेल बॉडी से ये मैसेज एक्सॉन के पास जाता है, एक्सॉन से एक्सॉन एंड के पास जाता है। ये रहा पूरा एक न्यूरॉन। ये न्यूरॉन तो ख़त्म हो गया, अब अगला न्यूरॉन है, तो अगला न्यूरॉन के पास जाएगा कैसे, तो सबसे पहले देखिएगा, ये मान लीजिए कि एक न्यूरॉन है, ये मान लो एक न्यूरॉन है पुराना वाला, और ये एक आने वाला न्यूरॉन है नेक्स्ट। ये अगला न्यूरॉन है, ये प्रीवियस न्यूरॉन जिसके पास मैसेज है, ये है प्रीवियस न्यूरॉन, और ये है नेक्स्ट न्यूरॉन जिसके पास मैसेज आएगा। तो होगा क्या कि सबसे पहले यहाँ पे कुछ गैपिंग दिख रहा है हमको, यहाँ पे कुछ गैपिंग दिख रहा है, इस गैप को हम साइनेप्स कहते हैं, साइनेप्स। अब होगा क्या कि इसमें कुछ केमिकल्स भरे हुए होंगे। जैसे ही ये मैसेज आएगा, पहले जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे ही यहाँ पे आएगा, उसके साथ जैसे ही फ्यूज होगा, ये सारे केमिकल्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, इस गैपिंग में चले जाएंगे। ठीक, ये कौन सा केमिकल्स होगा, एसिटल कोलिन ये केमिकल का नाम होगा। फिर यहाँ से यह अंदर की ओर इंटर होंगे और फिर से सारे केमिकल्स, मतलब जितने भी मैसेजेस, देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ आया, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट हो गया केमिकल में। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया, देन ये कन्वर्ट हो गया केमिकल कंपाउंड में, और केमिकल कंपाउंड से ये इंटर किया नेक्स्ट न्यूरॉन में, और वहाँ पे फिर से इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया गया, और फिर से यह आगे की ओर फिर से ये रिसेप्टर, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सॉन एंड की ओर जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि सबसे पहले मैसेजेस को रिसीव करता है रिसेप्टर, देन
उसको डेंड्राइट के पास भेजा जाता है, फिर सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है, एक्सोन के रास्ते से उसको लेकर जाता है नर्व एंडिंग के पास, नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल, एंड द केमिकल नेम इज एसिटाइलकोलिन। नेक्स्ट है, दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्व इम्पल्स ट्रैवल इन द बॉडी। यही एक तरीका है कि जो हमारा मैसेजेज है वो न्यूरॉन्स के द्वारा ट्रैवल करता है। द सिमिलर साइनेप्स फाइनली अलाउ डिलीवर द सच इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल सच एज मसल्स और ग्लैंड। और ऐसे ही करके मैसेजेज को जिस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना होता है वहां तक पहुंचा दिया जाता है। सेम तरीका से वहाँ भी साइनेप्स बनते हैं, वहाँ भी केमिकल्स रिलीज होते हैं। आप इस फिगर में आसानी से ये चीज़ देख सकते हैं कि ये रहा आपका न्यूरॉन और इसके पास ये रहा केमिकल, ये रहा केमिकल। जैसे ही मैसेज आया केमिकल में कन्वर्ट हुआ, ये केमिकल रिलीज होगा और इस सेल के द्वारा उसको रिसीव कर लिया जाएगा और पता चल जाएगा कि वो कौन लेकर आया है। ठीक है, और मैसेजेज क्या है। It is thus no surprise that the nerve tissue is made up of an organized network of cell or neurons and is specialized by conducting information via electrical impulse from one part of the body to another। तो इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है कि नर्वस टिश्यू जो है वो बना हुआ है ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल से, यानी कि बहुत छोटे छोटे सेल न्यूरॉन से बना हुआ है। और वो न्यूरॉन क्या करता है, कंडक्ट करता है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? नर्व सिस्टम के बारे में, नर्व सिस्टम के बारे में। और नर्व सिस्टम बना किस चीज़ से होता है? तो नर्व सिस्टम इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल सेल नोन एज न्यूरॉन लार्जेस्ट। ये हमारे से बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है न्यूरॉन। ये फंक्शनल भी है, मतलब नर्व सिस्टम का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। ठीक है, इसी के थ्रू हम मैसेजेस को रिसीव करते हैं और इतना जल्दी से आंसर्स दे पाते हैं। नेक्स्ट है कि इन द आइडेंटिफाइड फिगर, इस फिगर में हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसका एक फिगर आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। और ये तरीका है जानने का, मतलब समझने का कि कैसे कैसे ये काम करता है। इज देयर डिफरेंस हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इन योर नोज इज ब्लॉक्ड? इफ सो व्हाई माइट दिस हैपनिंग? इज द डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट हमारे नोज के द्वारा ब्लॉक कर दिए जाते हैं। इसको हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ये जो समझाने की कोशिश कर रहा है इसको हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि जब कभी भी हमें भूख लगी होती है, यानी कि जब हम हंगर फील करते हैं, तो हंगर तो कब फील करेंगे कि हमारा जो स्टोमक है, इसको हम एक अलग पेज में बना लेते हैं। एक अलग पेज में, हाँ यहाँ हम समझाते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि ये रहा स्टोमक, सपोज कीजिए कि स्टोमक है। स्टोमक अभी एम्प्टी है, खाली हो गया। तो जब खाली होता है तो इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला थोड़ा ढीला हो जाता है। मतलब अब बैग खाली है तो ढीला होगा, ये वाला ढीला। तो यहाँ पे एक होता है रिसेप्टर, हंगर रिसेप्टर। ये मैसेजेस को लेकर पहुँच जाता है ब्रेन के पास पहुँच जाएगा कि पेट खाली हो चुका है, कुछ चाहिए, अब हमें पेट भरना है। तो ये जो ब्रेन है ये क्या करता है, सबसे पहले मैसेजेस को लेकर पहुंचाता है कहाँ पे? तो हमारे सैलिवरी ग्लैंड के पास ये मैसेजेस को पहुंचाता है हमारे ऑल्फैक्टरी के पास। ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर होता है उसके पास, उसको एक्टिवेट कर देता है, सैलिवरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से भोजन को देखते ही हमारे मुंह में सलाइवा यानी कि लार आने लगता है। ऑल्फैक्टरी जो स्मेल करता है और हमारी भूख को और बढ़ा देता है। होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खा लिए और खाना आ गया पेट में,
एकदम एकदम खाना पेट फुल हो चुका है, तो ये जो पोर्शन है, ये जो हमारा स्टोमक का वॉल है, ये काफ़ी टाइट हो जाता है। अब टाइट होने से होगा क्या कि फिर से एक मैसेज हमारे ब्रेन के पास पहुंचेगा कि पेट भर चुका है, और ब्रेन क्या करेगा कि जो सैलिवरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया था अब डीएक्टिवेट करेगा। सैलिवरी ग्लैंड को डीएक्टिवेट करेगा, ऑल्फैक्टरी को भी डीएक्टिवेट करेगा। इट मीन्स ये हुआ कि जो हमारा ब्रेन है या फिर हमारा हार्मोनल सिस्टम है या फिर नर्वस सिस्टम, जो भी है सिस्टम जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा है, वो दो तरीके से काम कर रहा है। एक तो जब ज़रूरत होता है तो चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए फोर्स करता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। यानी भूख लगा था तो एक ऐसा सेंसेशन हमारे बॉडी में क्रिएट होगा कि हम कब खाना खा लें, और वहीं जब हमारा पेट भर जाएगा तो उसी सेंसेशन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए फिर से एक मैसेज को भेजना होता है हमारे ब्रेन के द्वारा। तो इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। यानी कि जब तक हमें भूख था, सैलिवरी ग्लैंड को ओपन किया गया, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर को ओपन किया गया और हमने खाना खाया, और जब हमारा भूख ख़त्म हो गया, हमने खाना खा लिया, तो सैलिवरी ग्लैंड के जो फंक्शंस था उसको कम किया गया, ऑल्फैक्टरी को कम किया गया, तो इसको कहें नेगेटिव फीडबैक। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। इसके बारे में तो यहाँ तक हम रहते हैं। अगले वीडियो में हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और अगर चाहते हैं कि और वीडियो बने तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।